Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjali Saraswat, and here on this channel you will find content related to UGC NET examination. And for more videos, I have made playlist of Unit 1, so you can check out other videos. Here we will start with Bloom's taxonomy, जिसमें हम domains of learning के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेंजामिन ब्लूम कौन थे और ब्लूम्स टेक्सोनोमी कैसे आई। तो इसमें जो भी ब्लू से लिखी हुई चीजें हैं, ब्लू से जो भी टर्म्स है, आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 1956 में बेंजामिन ब्लूम जो थे, उन्होंने अपने कोलैबोरेटर्स के साथ एक फ्रेमवर्क को पब्लिश किया, जिसमें कि उन्होंने एजुकेशनल गोल्स को कैटेगराइज किया, जिसमें कि 3 लर्निंग डोमेन थे। अब बेंजामिन ब्लूम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने ये कब किया? 1956 में किया। और इन्होंने 3 लर्निंग डोमेन्स में काम किया: कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव मीन्स रिलेटेड टू ब्रेन, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर मीन्स आपने कोई चीज फिजिकली आप जिसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और अफेक्टिव जो आप जो भावनात्मक स्तर पे काम करता है। अब कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये 3 लर्निंग डोमेन थे। और ये इन सबको एक हायरार्की दी गई, जिसमें कि अलग अलग लेवल्स थे लर्निंग के। लेकिन 1956 के बाद ब्लूम्स टेक्सोनोमी को दोबारा रिवाइज किया गया, और रिवाइज करने के बाद उसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है, उसके कुछ लेवल्स को ऊपर नीचे किया गया। तो अभी हम आगे चलकर समझते हैं कि वो क्या था। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इस कोण में आप ओल्ड वर्जन देखेंगे, जो कि 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने पब्लिश किया था। और ये उनके कोलैबोरेटर्स ने 2001 में जो चेंजेस किए, ये कोण उसको दर्शाता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि नॉलेज जो है, आप वहां से सीखते हैं। आपने कोई भी चीज सीखी, उसके बाद आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। उसके बाद आप उसको एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, यानी कि जो भी आपने सीखा है आप उसको अप्लाई कर सकते हो अलग अलग जगह पे। आप इस काबिल हो जाते हो। इसके बाद आता है एनालिसिस, यानी कि जो भी है आप उसको एनालाइज कर पाते हो, क्योंकि अब आपके पास उसकी नॉलेज है और आप उसको अप्लाई करना भी जानते हैं। उसके बाद आप सिंथेसिस करते हैं, यानी कि आप खुद बना सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे ऊपर जो आता है वो आता है इवेल्युएशन, कि अब ये सारी चीजें जब आप सीख गए, तो आप उसको इवेल्युएट कर पाओगे कि ये सही है या गलत है, इसमें और क्या हो सकता है। ठीक है। बट 2001 में बाकी सब चीजें तो सेम थी, बट इन्होंने ऊपर के दो जो पार्ट्स है इनको एक्सचेंज कर दिया, और इनके जो टर्म्स है इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव कर दिया। नॉलेज को रिमेम्बरिंग से, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग से, एप्लीकेशन को अप्लाइंग से, एनालिसिस को एनालाइजिंग से, सिंथेसिस की जगह पे आपका क्रिएट आ गया, और इवेल्यूशन की जगह पे इवेल्युएटिंग। यानी कि नए वर्जन के हिसाब से आप सबसे पहले याद करेंगे किसी भी चीज को। कोई भी नॉलेज आपके पास है, आप उसको याद रखना सीखेंगे पहले। तो जब आप उसको याद कर लेंगे, तो अब आपको समझना होगा। यानी कि यहाँ पे आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आ गया, या आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आ गया, है ना। आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आप उसको कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। आप उसको अप्लाई करोगे, उसके बाद आप उसको एनालाइज कर पाओगे। ये चारों जो हैं, ये ओल्ड और न्यू दोनों में सेम है, बस चेंज हुआ है इन दोनों में। ये दोनों एक्सचेंज हुए हैं क्योंकि उनके हिसाब से इवेल्युएट करना ज्यादा आसान है, लेकिन क्रिएट करना ज्यादा मुश्किल है। तो मान लीजिए आप किसी को पढ़ा रहे हैं,
तो आपने उनको टेस्ट दिया, उन्होंने टेस्ट किया और आप उनकी नोटबुक चेक कर रहे हैं, तो यू आर इवेल्युएटिंग देयर आंसर्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद कुछ क्रिएट कर पाने में सक्षम है। देर आर मैनी टीचर्स, जैसे टीजीटी पीजीटीज होते हैं, दे टीच स्टूडेंट्स, दे इवेल्युएट देयर आंसर शीट्स, बट they are not creating anything, they are just checking it, evaluating it। जो क्रिएशन आता है वो कहाँ आता है आपका? पीएचडी लेवल पे यू आर क्रिएटिंग समथिंग। ये सिर्फ एग्जाम्पल के पर्पज से मैंने समझाया है कि इवेल्युएट और क्रिएट करने में जो अपर लेवल है वो क्रिएटिंग ही रहेगा, क्योंकि आप इवेल्युएट कर सकते हो बिकॉज यू हैव नॉलेज, यू हैव अंडरस्टैंडिंग, आपको उसे अप्लाई करना आता है, यू आर एबल टू एनालाइज, तो आप उसको इवेल्युएट भी कर पाओगे। लेकिन आप कुछ नया बना पाओ, इसके लिए आपको एक लेवल और ऊपर जाना होगा। इसीलिए इन्होंने 2001 में सिंथेसिस यानी किसी भी चीज को बनाने को, क्रिएट करने को ऊपर रखा है। ये हो गया आपका कॉग्निटिव डोमेन। इसके तीन डोमेन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे मैंने इसको याद करने के लिए, इसको इजीली समझ में आ पाए आपको, आप इसको याद कर पाओ, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। तो तीन डोमेन है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में सबसे पहले क्या आएगा? रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। RUAAEC, रू आ, whatever however you like to call it, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरह। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, कि आप कोई भी चीज कैसे सीखते हैं भावनात्मक लेवल पे, कि पहले आपको कोई चीज रिसीव होती है, आप फिर उसको रेस्पॉन्ड करते हो, फिर आप उसको वैल्यू देते हैं, अगर आपको वैल्यूबल लगती है तो आप उसको वैल्यू देते हो। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन और कंसेप्चुलाइजेशन करते हैं। उसके बाद करेक्टराइजिंग बाय वैल्यूज, अगर आपको उसकी वैल्यूज पसंद आती है तो आप उसको अपने बिहेवियर में भी ले आते हैं। ये बस एक याद करने का तरीका है। RR वॉक, RRVOC, RR वॉक। तो इसको समझने के लिए, सिर्फ याद करने के लिए, आप इसको कैसे याद कर सकते हो? किसी ने आपको कुछ बोला, ठीक है, तो यू आर रिसीविंग व्हाट दे आर गिविंग यू, ठीक है। रिसीव करने के बाद उन्होंने आपको कुछ बोला तो यू विल रिस्पॉन्ड टू इट। ओके, मान लीजिए किसी ने आपको नमस्ते किया, तो यहाँ पे यू आर रिसीविंग द नमस्ते। उसके बाद यू आर रेस्पॉन्डिंग बैक विद नमस्ते, ठीक है। तो आपको लगा कि भाई ये तो अच्छी चीज है, ये वैल्यूएबल चीज है, तो आप उसको वैल्यू करने लगे। उसके बाद आपने सीखा कि हाँ भाई अच्छे से, आपने फिर हाथ जोड़ के नमस्ते करना स्टार्ट किया। यू आर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंसेप्चुलाइजिंग। और उसके बाद ये आपने कैरेक्टराइज कर लिया, मतलब ये आपके हैबिट में आ गया। करेक्टराइजिंग बाय वैल्यूज, आपको ये बहुत वैल्यूएबल चीज होगी तो आपने इसको सीख लिया। ये सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज से था कि आप ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। RR वॉक। दूसरा नेक्स्ट है आपका साइकोमोटर। साइको, व्हेन सम इट इज फिजिकल। इसमें IMPAN, इम्पैन करके आप याद कर सकते हैं। इसमें इमिटेशन, सबसे पहले आप इमिटेट करते हो, नकल करना आता है इसमें। मान लीजिए आपको डांस सीखना है, तो पहले आपने किसी का डांस देखा तो आप इमिटेट करने लगे, आप उसकी नकल करने लगे। उसके बाद M, मैनिपुलेट करने लगे। अब आपने कुछ स्टेप्स इमिटेट करके उसको नकल करके सीख लिए, अब आप उन स्टेप्स को अपनी तरह से मैनिपुलेट करने लगे, बदल बदल है ना, बदल कर देखने लगे। उसके बाद उन स्टेप्स को आपने प्रैक्टिस करके एकदम प्रिसीजन पे ले आया कि आप यू आर वेरी गुड एट डूइंग दोज स्टेप्स। तो यहाँ पे आपका प्रिसीजन आ गया। उसके बाद आर्टिकुलेशन आ गया, मतलब आप उसमें और क्रिएटिविटी ऐड कर रहे हो। उसके बाद आपका नेचुरलाइजेशन, यानी कि अब वो आपके बिल्कुल नेचुरल हो चुका है, यू आर नाउ अ नेचुरल डांसर। और इस तरह से साइकोमोटर डोमेन काम करता है। तो ये मैंने जो भी आपको समझाया, ये सिर्फ इस लहजे से समझाया कि आपको ये इजीली याद रह पाए। RUAAEC, RR वॉक एंड IMPAN, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। और इनके नीचे जो नाम लिखे हैं ये आप इनको, इनके साथ, डोमेन्स के साथ एसोसिएट करके याद कर लें। और यहाँ पे ईयर भी लिखा है, ये आपके एग्जाम में
आ सकता है क्वेश्चन। एंडरसन क्रैथवोल जो है 2004 में कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है। क्रैथवोल, ब्लूमैन, मैसिया 1964 अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है। एंड डेव 1975 साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं। Which of the following represents learning as a six level hierarchy in cognitive domain? तो सिक्स लेवल hierarchy मतलब इसमें से कौन से डोमेन में है? मतलब कॉग्निटिव डोमेन जो है, किसके कॉग्निटिव डोमेन में सिक्स लेवल hierarchy है? तो हमने देखा है रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेवल्स हैं अकॉर्डिंग टू किसकी टेक्सोनॉमी? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी कंसिस्टेंट। थैंक यू।